हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकेंड पार्ट रहने वाला है। ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में हम सभी लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। उससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाया है, थोड़ा सा मैं एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशियाँ और वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं सदिश राशियाँ। नाम से ही पता चल रहा है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं सर? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ वैल्यू हो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। नाम ही है अदिश राशि। अदिश मतलब कोई दिशा नहीं हो, नो डायरेक्शन, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, एनर्जी है, वर्क है, एरिया है, प्रेशर है, पावर है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं। ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ काफ़ी बार एग्ज़ाम में सवाल आते हैं कि भाई कौन सा इसमें से स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। कौन कौन से सर? जैसे डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, एरिया, प्रेशर, टाइम, पावर, ये सब कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड होती हैं। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें दोनों चीज़ हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण भी हो, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, तो उसको हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल में वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, ये सब मेन वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं। ठीक है। हाँ, फिर हमने बताया था कुछ वेक्टर के टाइप्स, जैसे इक्विवेलेंट वेक्टर्स किसको कहते हैं सर? तो ऐसे वेक्टर जिनमें कि सेम मैग्नीट्यूड हो, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे ये देखो, आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू में भी बराबर हो और डायरेक्शन भी एक समान हो, तो उसको इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था 10 न्यूटन का फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दो फोर्स है 10 न्यूटन का, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्विवेलेंट वेक्टर्स हैं। अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं सर? दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर इन विच, जिसमें कि मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जैसे देखो ये आपका ए वेक्टर ए ये भी है, वेक्टर ए ये भी है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है ना? तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब हो सकता है अनइक्वल वेक्टर के अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। कई बार ऐसा होता है डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन वेक्टर ए 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो भी अनइक्वल वेक्टर आएंगे। कई बार होता है डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है, तो भी अनइक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। अपोजिट वेक्टर्स यानी कि वैल्यू सेम हो, बस डायरेक्शन अलग हो। दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण उसका बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, उसको अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? एकांक सदिश इसको कहते हैं। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है। ठीक है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, इसको हम लोग ए कैप के से डिनोट करते हैं। हियर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ए का है। ठीक है। टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है।
जैसे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, किसी भी यूनिट वेक्टर का ए कैप, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। जैसे वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये तरीका होता है, ठीक है। ये इसके फॉर्मूला होते हैं यूनिट वेक्टर के। अब जीरो वेक्टर की मैं बात करूं तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं सर, द यूनिट वेक्टर्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जैसे एक्स वाई जेड बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे आई कैप जे कैप, जैसे उसमें आपके आई जे के को आई कैप जे कैप एंड के कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कल करे थे। अब आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नियम क्या हैं, रूल क्या हैं, वो सब देखते वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों को जोड़ने का तरीका क्या होता है। उसके दो तरीके हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सीधा रिजल्टेंट याद रखेंगे कि अगर वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है, इस दोनों को ऐड करना है तो उसका तरीका होगा अंडर रूट। देखो रिजल्टेंट मतलब होता है आर, मतलब होता है रिजल्टेंट, आर मतलब होता है रिजल्टेंट। जैसे मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ करके हमको निकालना है, तो तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सीधा सीधा रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट ये होगा, देख लो रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर क्या क्या है सर, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, ए जो वेक्टर है ये 5 न्यूटन का बल है, ये 5 न्यूटन का बल है, बी वेक्टर 10 न्यूटन का बल है, तो बताइए कितना होगा इसका वैल्यू, रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखो भाई ए के जगह 5 रख देंगे सर, हाँ चलो 5 का स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट में है। बी का वैल्यू कितना कर दिए, 10 का स्क्वायर कर दिए सर, ठीक है। 2ab 2 गुना 5 गुना 10 कॉस थीटा, मतलब क्या हुआ, कॉस कितना, थीटा का मान कितना है, थीटा मतलब होता है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। दो वेक्टर है ना, तो इसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, किसी को पता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0। पूछो कैसे, देखो भाई साइन 0 का वैल्यू कितना होता है सर, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है, आप लोग हमें बताना कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है और कॉस 90 डिग्री का, ये सब याद रखना पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री का कितना होता है, तो याद रखना साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कितना होता है, 0। अब 0 आ गया तो यानी कि यहाँ पर इंटू 0 में आ जाएगा, तो समझो बात को, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना 10 गुना 0, तो ओवरऑल 0 ही बचेगा। तो बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, और ये तो 0 हो गया, यानी 125 अंडर रूट, है ना। और आपका 125 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के देखो 25 का स्क्वायर पता है ना, देखो भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के 5 बकिया 2, 5 दूनी 10 2 12, 125 है ना। यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं 25 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर वो नहीं होता है। तो अंडर रूट 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 25, हाँ 25 25 125 होता है, तो 5 और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 5√5, इसका आंसर हो जाएगा 5√5, 5√5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, 5√5 हो जाएगा।
समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से ओवरऑल आपको वेक्टर, ऐसे मैं सवाल करवाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन निकालने का तरीका क्या होगा सर? वेक्टर एडिशन निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। अच्छा, एंगल, दो वेक्टर का मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल कितना निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो क्या निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। अब उसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद क्या आते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट्स में आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना, डॉट प्रोडक्ट। देखो गुना किया जाता है। अब गुना के दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर दो तरीके से होता है, एक तो डॉट लगा हुआ है और एक क्रॉस, तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, जबकि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। जैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, आई डॉट ए, देख याद रखना, आई डॉट आई क्या होगा सर, जे, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे, के डॉट, मतलब कहने का अर्थ है कि आई गुना आई, जे गुना जे, के गुना के इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि देखो भाई, वेक्टर आई, ठीक है, देखो समझो बात को, तो ये सेम टू सेम से मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, सेम टू सेम से मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है। ये नियम है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। जैसे आई को आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1, क्योंकि मान लो ये वेक्टर जे है, ये भी वेक्टर जे है, तो उसके बीच का एंगल कितना हो गया, सेम है तो 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू ही होता है 1, और आई जे के लिख रहा है यानी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी का भी वैल्यू 1, तो यानी ओवरऑल 1। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। डिफरेंट वेक्टर्स जैसे आई गुना जे करेंगे या जे गुना के या के गुना आई तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जैसे अगर मान लो, अगर कोई वेक्टर आपका ए दिया हुआ है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड जे कैप, के कैप, और बी वेक्टर दिया है बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स गुना बी एक्स, जे को जे वाले से ए वाई गुना बी वाई, के को के वाले से ए जेड गुना बी जेड, आंसर हो जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालने का तरीका कुछ नहीं है। देखो भाई, मैं सिंपली आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ लिख के, उसको आप ध्यान रखना, काम हो जाएगा आपका। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट किसका, वेक्टर का, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता है सर, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, वेरी गुड, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वेक्टर आई को आई से, वेक्टर आई को आई से, या जे को, वेक्टर जे को जे से कैप कैप लगा दो, या फिर वेक्टर के को के से, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है सर, 1, याद रखना, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 0 रहेगा, तो इसीलिए 1, cos 0 का मान 1 होता है। अब है, अगर आई को जे से डॉट प्रोडक्ट कर दो, या तो जे को के से कर दो, या तो आई को के से कर दो, ठीक है। ये सब डिफरेंट वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। क्या होता है, 0। अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है जिसमें ए एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, सी जेड के कैप है, और वेक्टर बी है जिसमें बी एक्स आई कैप है, बी वाई जे कैप है, सी जेड के कैप है। तो बताओ ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा। तो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, देखो भाई, सेम सेम वाले को गुना कर देंगे, आई गुना आई 1 होता ही है, तो ए एक्स गुना बी एक्स, सबसे पहले निकाल देंगे ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस प्लस, ठीक है, प्लस करते चलेंगे।
जे जे को मल्टीप्लाई कर देंगे बी वाई प्लस बी वाई गुना बी वाई गुना बी वाई, सॉरी ए ही है ना, यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ पे बी, ठीक है, ऐसे होगा। तो ए एक्स गुना बी एक्स, बी वाई गुना ए वाई, वैसे हो जाएगा ए जेड गुना बी जेड। इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है सर? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है सर? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं देखो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं दो वेक्टर का, तो उसका ना ए डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। व्हेन वेक्टर एन इज अ यूनिट वेक्टर, अगर कोई यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू है कंटेनिंग ए एंड बी, तो देखो ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है जस्ट स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट का उल्टा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे उसमें सेम वेक्टर में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा था, इसमें 0 आएगा। आई गुना आई, जे गुना जे, के गुना के, 0, ठीक है। और यहाँ पर देखो आई गुना जे इक्वल टू के होता है। जैसे इसमें एक ऐसे एक साइकिल बनता है आई जे के, आई गुना जे के, ठीक है, जे गुना के आई, देखो जे गुना के आई, के गुना आई जे, ऐसे होता है, ठीक है। बस तुरंत क्लास खत्म हो जाएगी। हीना जी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अब है जे गुना आई क्या होगा? जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई तो उल्टा चला गया ना, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई चला गया तो माइनस के। वैसे के क्रॉस जे, अब के क्रॉस जे तो उल्टा चला गया तो आई माइनस आई कैप हो जाएगा। आई क्रॉस के माइनस जे, इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, अगर वेक्टर ए है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा कि आपके जितने भी आई वाले हैं, देखो ए एक्स गुना बी एक्स माइनस ए जेड गुना बी जेड, ये फार्मूला है। इतना बड़ा फार्मूला भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे देखो इसका तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया था, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप ऊपर में आई जे के लिख दो, और साथ ही से जैसे ए बी सी है तो ए बी सी रख दो, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड रख दो। निकालने का तरीका क्या है ए क्रॉस बी? सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इससे और इसको इससे, तो बी जेड गुना सी वाई, बी जेड गुना सी वाई आई कैप, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लगा दिया जाता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है ए जेड गुना सी एक्स, इसको इससे, ठीक है। फिर इसको है ए वाई को बी एक्स से प्लस में, ठीक है। ओके, मैं कल से थोड़ा पहले क्लास चलाऊंगा। तो ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखिए। क्वेश्चन है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, दो वेक्टर के परिणाम को कैसे दिखाया जाता है? ए से, बी से, आर से या थीटा से? तो आर से। थीटा उसके बीच का एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं, उसको थीटा कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी दो सदिशों के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। देखो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आंसर। फार्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मेरा अनुमान है कि कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कर पाओगे ना। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, तो डॉट प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी, ये तो डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यस ये हो जाएगा। ये वेक्टर एडिशन है, ये नहीं होगा, आंसर बी। फिर है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, दो सदिशों के सदिश गुणन बराबर हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, जबकि ए क्रॉस बी ये दोनों हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ठीक है।
आंसर सी। इन वेक्टर नोटेशन आई जे एंड के रिप्रेजेंट, सदिश निरूपण में आई जे के किसको दर्शाते हैं? आई जे के यूनिट वेक्टर्स को दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, हाँ बस यहाँ पे हो गया आपका ओवर। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 को लेकर के जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, अब कम समय बचा हुआ है, अच्छे से तैयारी करिए, अपने उदित फार्मेसी ऐप का भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब कल इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ओके, तो मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए। कल आपका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।